Hello young physics learner, I hope you are doing well, and today I am here to discuss about this topic written over the board. That means overall my point of view today is to give a review for NCERT book and to provide you the importance so that you can know the importance of NCERT book. I just want to maintain the gravity of the subject. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन थिंकिंग होती है बच्चों में फ़िज़िक्स के लिए स्पेशली, और भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल होता है, बायो के लिए भी सेम एप्लीकेबल होता है, बट मैं फ़िज़िक्स के लिए बात करूँगी। तो फिज़िक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों के अंदर माइंडसेट होता है कि फ़िज़िक्स इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, इसमें केवल डेरिवेशंस हैं, थ्योरी है नहीं। बट वॉट एवर बी द डेरिवेशन दैट आर बेसिस ऑफ थ्योरी, और थ्योरी को क्लियर करना, फिज़िक्स इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी को क्लियर करना हो तो एनसीईआरटी से बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली। कितनी भी रेफरेंस बुक आप देख लो, वेदर इट इज़ दिनेश, एसएल अरोरा, और यू आर गोइंग थ्रू प्रदीप, एबीसी इज़ देयर, स्टेट बोर्ड बुक्स भी हैं, नूतन फिज़िक्स आती है। तो जितनी भी बुक्स हैं आईएससी बोर्ड पे, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, ये जो जनरल बुक्स चलती हैं मैक्सिमम रेफरेंस बुक, ये सारी की सारी बुक्स ठीक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपको जब एग्ज़ामिनेशन देने जाना है तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी होती है और डेरिवेशंस भी करनी होती हैं। बट अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो ये डेरिवेशन आपके लिए जस्ट अ पर्पस ऑफ मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, जस्ट द रिमेंबरिंग द फैक्ट, इट इज़ नॉट द कंसेप्ट लर्निंग। ओके, लर्निंग और मेमोराइजिंग में डिफरेंस है। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। जो 9th क्लास के बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए तो सबसे 100% बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, अगर उन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को सीरियसली नहीं लिया है तो एक कहीं ना कहीं उनका लैक हुआ है 3 इयर्स में, बट वो लैक कंप्लीट हो सकता है जब आगे आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए जाओगे। उसमें अभी इंजीनियरिंग वगैरह में मैं नहीं कहती कि इंजीनियरिंग में एनसीईआरटी बुक की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ वेरी, जिसके एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो आईआईटी जी हो, मेंस, एडवांस जितने भी हैं, एंड नीट, इवन जितने भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, ये सारे के सारे डेरिवेशंस फार्मूला न्यूमेरिकल पे बेस्ड हैं। तो इसमें आपकी थ्योरेटिकल फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट उतना एप्लीकेबल नहीं होता जितना कि आप आगे की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाते हो, या बीटेक करने के बाद आप इन सारे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद क्या करोगे, आइदर बीटेक और एमबीबीएस। तो बीटेक और एमबीबीएस करने के बाद आप कहाँ जाने वाले हो, उसके लिए ये एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है। मतलब एनसीईआरटी इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ एनी बुक, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये रहता है कि आप ये जो 4 इयर्स है, दैट मेक्स द 40 इयर्स ऑफ लाइफ कैरियर लाइफ जो होती है, दैट इज़ अप टू द 40 इयर्स। उसके बाद कोई कैरियर बनाना है, इट इज़ नॉट वेरी ईजी। ओके, तो 40 इयर्स तक जहाँ पर आप अपना कैरियर बना रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, सब कुछ, आप एक जॉब से अनसेटिस्फाइड होते दूसरी जॉब ज्वाइन करते हो, या एक फील्ड से अनसेटिस्फाइड होते। कितने इंजीनियर्स है जो आज एजुकेशन फील्ड में आकर के काम कर रहे हैं। तो क्या था, वो इंजीनियरिंग करने गए थे, अब वो एजुकेशन में आ चुके हैं। सो व्हाट इज़ द डाइवर्जन हियर? तो डाइवर्जन इज़ दैट मेरा मेन टारगेट शुरू से ही या तो रिसर्च में था या टीचिंग में था। फॉर दैट आई needed to go in the depth of theoretical physics, means I needed to understand the theoretical physics and I understood it। देखो बच्चे, होता क्या, अब एनसीईआरटी का मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ, बेस दिखाती हूँ। एनसीईआरटी सबसे पहले तो करिकुलम, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेम, ये आपका 9th से लेकर के 12th, उससे पहले भी है, 8th क्लास में भी एनसीईआरटी चलती है। तो ये जो करिकुलम आपका बनाया गया है, ये सीबीएसई के थ्रू नेशनल करिकुलम बनाया गया है, बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाया गया है। इसलिए इस बुक में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट डाले जाते हैं एक जो एक नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं उसका रिव्यू बता रही हूँ आपको। मैं अभी आपको आगे ये भी बताने वाली हूँ कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी and what points are required to read NCERT, and strategically how can you grasp the knowledge of NCERT. But right now the first page here, this is the first page. This page indicate our national flag. It is given here the importance of national flag. NCERT, National Council of Educational Research and Training,
ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत अच्छी जॉब्स आगे गवर्नमेंट के लिए भी आती हैं, जिसको टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं आगे आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन. गॉट इट? एंड बिलीव ऑन मी, it is the highly paid job in NCERT organization. So never be in cattle race. आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो. Just analyze yourself. Got it? Be patience. आप ये मत सोचो NCF, देखो ये NCF फ्रेमवर्क जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया है, दिस इज़ 2005 RTE के थ्रू, राइट टू एजुकेशन के थ्रू. तो उसमें ये 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क ये अपडेट होता रहता है. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने पहले भी पढ़ा होगा सोशल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में. बट यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए ये सारे पॉइंट आपके स्टार्टिंग में दिए हुए हैं. अब मैं आती नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज इज़ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी. कौन सी कमेटी है, कौन से मेंबर्स हैं जो इस बुक को पूरा डेवलप करने के लिए वर्क करते हैं. लिसन इट केयरफुली. एक एक घटक, ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ IIT न्यू दिल्ली. मीन्स अभी तो ये मैंने फर्स्ट नेम पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं. एक एक घटक. अब IIT दिल्ली आपको पता ही है कि इट इज़ द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट. आप जब जी एडवांस करके जाते हो तो इन 7 इंस्टीट्यूट, अब 9 हो चुके हैं आई थिंक, कि 9 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. डिपेंड्स ऑन योर रैंक. सो हियर एक ही घटक इज़ द प्रोफेसर. और मैं आपको बताऊं, मैंने MSc में एक ही घटक की ऑप्टिक्स बुक पढ़ी. ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑप्टिक्स. इन अलिका खरे, द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स IIT गुवाहाटी. अंजलि खशीर सागर, रीडर डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. पुणे इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. पुणे सिटी को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आकर के एडमिशन लेते हैं. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ जिसमें अदर देन IIT एंड नीट, इसके अलावा की कोर्सेज़ जो होते हैं जिससे आप और अच्छी फील्ड में जा सकते हो. देन प्रोफेसर DESM NCERT न्यू दिल्ली BK शर्मा. देन चित्रा गोयल, गगन गुप्ता. देन HC प्रधान. HC प्रधान इज़ द प्रोफेसर होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन TIFR मुंबई. ओके. एंड देन ये जो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंटिफिक एजुकेशन है TIFR, और इसके बाद एक इंस्टीट्यूट और आ रहा है, लाइक वन प्रोफेसर इज़ रिटायर्ड प्रोफेसर पंच प्रकाशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एस्ट्रोफिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. R जोशी, लेक्चरर DSM NCERT, एंड S राय चौधरी. इतने प्रोफेसर्स हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इनकी कमेटी बनती है और ये कमेटी NCF 2005 के अंडर में NCERT बुक को डेवलप करती है. तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इस बुक की इम्पोर्टेंस पता चले कि इसको बनाने वाले लोग हैं कौन. नेक्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दी हुई हैं, अगेन टू प्रमोट यू एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया. सो these are the starting pages here, and afterward acknowledgement is given. Afterward constitution of India, fundamental rights are given. First of all fundamental duties, आपकी ड्यूटी क्या है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. सेकेंड फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कितना नेशनलिज्म को प्रमोट करती है ये बुक. तो पहले तो जब 9th क्लास के बच्चे हो तो बहुत ईजिली आपको पढ़ना ये स्टार्ट करना चाहिए. कुछ ऐसा नहीं होता कि पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा. पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट कभी भी नहीं होता. पढ़ने से जितनी नॉलेज मिलती है, रीडिंग से जितनी नॉलेज मिलती है, उतनी नॉलेज आपको डायरेक्ट एक टीचर भी नहीं दे सकता है. टीचर एक बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होने के बाद ही उतनी नॉलेज रख पाता है जितनी कि एक बुक में दी होती है. वो अपने आप में एक बुक तब बनता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अपने आप में एक बुक बन जाता है रीडिंग करते करते. ये डिपेंड भी करता है रीडिंग करते करते. अब मैं आती हूँ कि NCERT फ़िज़िक्स पढ़नी कैसे है. बेटा ये तो मैंने स्टार्टिंग आपको बताई. NCERT फ़िज़िक्स है क्या. फ़िज़िक्स के जब आप ये खोलते हो तो आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी थिन बुक. ये
फर्स्ट बुक है। ये थोड़ी मेरी पुरानी बुक हो चुकी है, काफ़ी सालों से, मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं इस बुक को मैं यूज़ कर रही हूँ बच्चों के पर्पज़ से। और इस बुक में आप देखोगे तो कहोगे अरे इतनी थिन बुक कौन पढ़ता है 11th एंड 12th क्लास में। 9th-10th के बच्चों को तो समझ में आ जाता है कि इतना सफिशिएंट है, क्योंकि 8th क्लास में वो ऐसी बुक्स पढ़ करके आ रहे होते हैं, तो उनको लगता है ठीक है। और 9th-10th और 11th-12th में बहुत डिफरेंस है। 9th-10th का सिलेबस बहुत कम है, 11th-12th का सिलेबस कंपेरेटिवली डबल से भी ग्रेटर है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनसीईआरटी आपको थिन लग रही है, बट इसकी एक एक लाइन की वैल्यू है। जब आप एक चैप्टर देखोगे तो जैसे इसमें ये 12th की फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपका फर्स्ट से लेकर 37 में फिनिश हो गया। जबकि अगर आप रेफरेंस बुक उठाते हो तो 50, 52, 55 पेजेस हो जाते हैं ऑलमोस्ट वन चैप्टर के। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें डेरिवेशन डिटेल में दी है। नो डाउट फिज़िक्स में डेरिवेशन, जो एनसीईआरटी बुक में डेरिवेशन जो मेन एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं वो कम दी हुई हैं। इसमें स्टेप्स जो होते हैं बहुत कम दिए हुए होते हैं एनसीईआरटी बुक में। आप देखोगे तो डेरिवेशन कोई भी देखोगे आपको स्टेप समझ में ही नहीं आएगा को हुआ क्या, ये आ कैसे गया रिज़ल्ट। फिर आप टीचर के पास जाते हो कि डेरिवेशन मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। पर रिमेंबर दिस कि ये जो एनसीईआरटी है ये डेरिवेशन के लिए स्पेशली है ही नहीं। ये आप अगर आप डेरिवेशन करने जा रहे हो तो डेरिवेशन करने के लिए आपको रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट होगी। ये बुक क्यों रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो चैप्टर जैसे आप कोई स्टार्ट करते हो तो कंटेंट दिया होता है, एक चैप्टर दिया, उसकी सब हेडिंग्स भी दी हुई होती हैं, तो उस सब हेडिंग्स को आप पढ़ लेते हो कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, जिसे हम कंटेंट कहते हैं। तो अगर कंटेंट आप देखोगे तो वो कंटेंट आप समझ लो कि एनसीईआरटी बुक के चैप्टर से मिल रहा है। मैं एक एक चैप्टर का एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो इसके अंदर आपको हर एक हेडिंग एक कंटेंट के फॉर्म में मिल जाएगी जिसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है। आप बात समझ रहे हो? इसमें क्या करना है, यही चीज़ 9th-10th के बच्चों में भी अप्लाई होती है। और 9th-10th के बच्चों के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसके लिए तो उनको अलग से रेफरेंस बुक पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 9th और 10th के बच्चों को अगर उन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड की, उसकी एक एक लाइन को मार्क किया हुआ है, तो आप ये समझ लो कि उनके लिए एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है। 11th-12th क्लास के मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, तो 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए एक चैप्टर या सारे चैप्टर्स आप कह लो इसे कि वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डेरिवेशन देख रहे हो, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन है पॉइंट चार्ज के लिए, या आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, गॉस लॉ की डेरिवेशन कर रहे हो, गॉस लॉ डिराइव्ड बाय द कूलॉम्स लॉ कर रहे हो, तो ये सारी डेरिवेशन करने के लिए आपको रेफरेंस बुक की नो डाउट रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो रेफरेंस बुक तो आपको रखनी है, बल्कि आप अगर 1 रेफरेंस बुक रख रहे हो तो भी अच्छा है, अगर आप 2 रेफरेंस बुक रख रहे हो तो भी अच्छा है, डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप कितना रीड कर पाते हो। तो आई थिंक कि 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी प्लस 1 रेफरेंस बुक, चाहे आप वो एसएल अरोरा लो या दिनेश लो या प्रदीप लो, मैक्सिमम स्कूल्स में आजकल एसएल अरोरा चलती है। ठीक है। स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए नूतन फिज़िक्स भी चलती है, जो आईएससी बोर्ड है उसमें नूतन फिज़िक्स चलती है, और स्टेट बोर्ड में भी नूतन फिज़िक्स चलती है। यहाँ पंजाब बोर्ड में आपकी एबीसी चलती है। एबीसी बुक एक बहुत ही ब्रॉड बुक है जो पंजाब बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। बाकी जगह तो मैंने जनरली नूतन फिज़िक्स देखा हुआ है स्टेट बोर्ड में, तो और आईएससी बोर्ड में। आईएससी बोर्ड आपको पता है इट इज़ द इंटरनेशनल बोर्ड, यानी अगर आप आज के बाद 9th, 10th, 11th, 12th करने के बाद कहीं बाहर भी अप्रोच करते हो एजुकेशनल फील्ड में, तो उसके लिए आपका आईएससी बोर्ड वर्क करेगा, काम करेगा। सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में आईएससी बोर्ड की ये इंपॉर्टेंस है। ये तो मैंने आपको बताया कि 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी के साथ में एक रेफरेंस बुक रखना रिक्वायर्ड है। विदाउट रेफरेंस बुक वो डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, डेरिवेशन के लिए रेफरेंस बुक निकालनी होगी। बट 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए मेरे पास 9th-10th की भी एनसीईआरटी रखी हुई है। 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए दैट एनसीईआरटी बुक इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर उसको उन्होंने अच्छे से रीड कर लिया है एक एक चैप्टर, तो उसमें से कहीं से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप इजीली कर लोगे। बैक एक्सरसाइज में इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए हैं जो मोर देन सफिशिएंट हैं, आप उसे एग्जामिनेशन में लगा सकते हो। जब पूरे साल भर 9th और 10th क्लास के बच्चों की बात बता रही हूँ, जब वो पूरे साल भर
पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी बुक अच्छे से, एग्ज़ामिनेशन टाइम पे वो क्वेश्चन बैंक उठा करके लगाएंगे तो एनसीईआरटी बुक जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ी हुई होगी वो हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कैपेबल है। एवरग्रीन आती है, आप 9th-10th क्लास के बच्चे यूज़ करते हैं एनसीईआरटी के साथ में एवरग्रीन, बट एवरग्रीन में कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़ो और एवरग्रीन से क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। तो ये एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं 9th-10th के बच्चे, बट 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी विद रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक भी मैंने आपको बताई। तो आई थिंक कि ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन कि इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, या एक ये जो ब्लू देखो ये होता है, ये दिस इज़ द ब्लू ब्लॉक। ये ब्लॉक जो होता है ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है, जो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ होता है, और इस ब्लॉक में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जो टॉपिक आपका चल रहा है, जैसे यहाँ पर ये कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड बताया गया है फर्स्ट चार्ज में, तो इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बता दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये इससे लिंक्ड है और इसमें रिसेंट डिस्कवरी क्या हुई है, इसीलिए इसे अपडेट किया जाता है। रिसेंट डिस्कवरी क्या हुई है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर वर्क किया था, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड इन दिस ब्लू बॉक्स। तो इससे होता क्या है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और ये जनरली हर टॉपिक के बाद में एक बार दिया हुआ होता है। लाइक हियर जैसे कंडक्टर इंसुलेटर दिया हुआ है, तो कंडक्टर इंसुलेटर के बाद एक रिलेटेड एग्जाम्पल दे दिया गया जो कंडक्टर इंसुलेटर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होगा। सो एंड बिसाइड्स दिस यू कैन सी हियर द इंटरफेस एनिमेशन ऑफ चार्जिंग इन द टू स्फीयर सिस्टम बाय इंडक्शन मेथड। तो ये एक वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है। आजकल बच्चे ऑनलाइन बहुत पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ रहे थे बट अब उसका ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। सो इसमें आपकी जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो विद द रेफरेंस। देखो आपको जो बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो गाइड कर रहे होते हैं, बट वो गाइड कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है वो आपको बुक से पता चलता है। तो बुक को आप एक रेफरेंस लेकर के चलो, टीचर्स को रेफरेंस लेकर के नहीं चलो। तो ये आपने क्या करना है कि एक एक लाइन वाइज रीड करना है। स्टार्टिंग में अप्रैल में आपके पास टाइम होता है कि आप जब टारगेट लेकर के चलते हो कि मुझे 10 डेज़ में एक चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। आप पूरे ईयर का लेकर के चलोगे तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, मैं दिसंबर भी नहीं लेती, नवंबर लेती हूँ, ठीक है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपने अगर ये एक टारगेट लेकर के चले कि मैं 10 डेज़ में एक चैप्टर फिनिश करूँगा, तो उस 10 डेज में, ये आपका अपना टारगेट है, ये किसी टीचर ने सेट नहीं किया। 10 डेज़ में अपना ये चैप्टर फिनिश करूँगा, तो 10 डेज़ में आप 2 to 3 डेज़ एनसीईआरटी को दे सकते हो रीडिंग के लिए, ठीक है। यानी आप एक चैप्टर को अगर 10 डेज़ दे रहे हो तो 3 डेज़ एनसीईआरटी के लिए है, बाकी के 7 डेज़ आपके रेफरेंस बुक और न्यूमेरिकल के लिए है। तो इस तरीके से वो चैप्टर आपका जो प्रिपेयर होगा वो नेवर फॉरगेट चैप्टर प्रिपेयर होगा, उसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आए, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम में आए +1 के बच्चों के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए आए, प्री बोर्ड के लिए आए, आप उस चैप्टर के लिए हमेशा रेडी हो, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी से रीडिंग के लिए अपने 10 डेज़ के एक चैप्टर में 3 डेज़ एनसीईआरटी की रीडिंग के लिए निकालो, थॉरोली फुली फोकस होकर के उसको आप पढ़ो एक एक लाइन, क्योंकि हर एक लाइन का अपना एक मीनिंग है, हर एक लाइन की अपनी एक वैल्यू है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, वो क्वेश्चन अभी जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, इसीलिए 11th क्लास में भी रखा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से रीड की हुई है तो फिर आपको अलग से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना 3 डेज़ इस चैप्टर की लेंथ, हर एक चैप्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग्स में नंबर ऑफ़ डेज़ को डिसाइड करके स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से ही करोगे। क्या करना है, एक नोट कॉपी लेनी है, एनसीईआरटी का चैप्टर लिखो और सबसे पहले उसकी हेडिंग सारी उतार लो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक हेडिंग है, आपने ये हेडिंग उतार ली और इस हेडिंग के नीचे सब हेडिंग उतार ली, और वो हेडिंग जो उतारी है आपने नोट कॉपी में, उसमें आपने क्या करना है कि इन जो पॉइंट्स हैं
इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से रीड करना है, और जो मार्केबल पॉइंट्स है, जो एक आपको ऐसा पॉइंट डेफिनेशन या एक कॉन्सेप्ट ऐसा पता चला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस सब हेडिंग के अंडर में आप नोट कॉपी में लिख लोगे। गेटिंग माई पॉइंट? यानी आप अपने नोट्स खुद तैयार कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स, दीज आर नॉट द लॉन्ग नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं। और बिलीव मी, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ना आपके, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो इसलिए अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करना शुरू करो। 11th-12th क्लास के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। 9th-10th के बच्चे भी अपने शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी से कंसाइज फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से पहले आप हेडिंग लिखो, हेडिंग के बाद उसकी सब हेडिंग्स जो हैं उसको लिखो। सब हेडिंग्स के अंडर में जब आप सब हेडिंग्स यहाँ पढ़ रहे होगे तो साथ में अपनी नोट कॉपी में उस सब हेडिंग के अंडर में जितनी भी डेफिनीशंस बन रही हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क होते हैं उसको आप उस सब हेडिंग के अंडर में अपनी नोट कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और ये प्रिपरेशन आपकी एग्जामिनेशन तक आगे काम आ जाएगी। डेटा आते हैं बीच में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। तो ये जो डेटा है ये भी आप साथ ही साथ लिखते जाओगे सब हेडिंग के अंडर में। यानी आप बड़े बड़े नोट्स नहीं बना रहे हो, आप एग्जामिनेशन में लिखने के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो। आपका ये सब्जेक्ट फिज़िक्स सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है कि आपने पूरा एक क्वेश्चन का आंसर लिखा और उसको रट करके एग्जामिनेशन में नोट डाउन कर दिया। ये फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स में आपको क्या है कि ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ये ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में डायरेक्टली नहीं आ जाना, आपकी जनरली आएंगी डेरिवेशंस। ये आपका कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आपका कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो वो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा आपके माइंड में तो वो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट नहीं आता फ़िज़िक्स में, आपको पता ही है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में लिखना है। जब आप शॉर्ट में लिखते हो ना तो आपको लगता है ओ वाओ, इतनी और थिन कॉन्सेप्ट हो गया, इतने मतलब मैंने इतने थिन रजिस्टर में, इतने थिन नोट कॉपी में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। सो दैट क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन यू दैट दिस चैप्टर इज़ दिस मच ओनली। जहाँ ये आपका कितने 35 पेज का चैप्टर था, ठीक है, 35 पेज का चैप्टर था। ये चैप्टर आपका हार्डली 7 to 10 पेजेस में कंप्लीट हो चुका होगा। तो 7 to 10 पेजेस कहाँ हैं और कहाँ 35 पेजेस और कहाँ 55 पेजेस रेफरेंस बुक के। तो आप एक तरीके से कंसाइज नोट तैयार कर रहे हो फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। सो दिस इज़ माय पॉइंट नंबर 2। रीडिंग किस तरीके से करनी है एंड उसके बाद राइटिंग, नोट कॉपी में राइटिंग कैसे करनी है, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट आता है आपका कि जब आपने ये थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओनली फोकस्ड ओवर द थ्योरेटिकल पार्ट्स, ये इस चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट जब रेडी हो गया तो उसके बाद आपकी आती है न्यूमेरिकल की बारी और डेरिवेशन की बारी। डेरिवेशन के लिए जैसे इसमें हेडिंग दी हुई है कि गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आपको पता है कि 3 एप्लीकेशन है, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देन ड्यू टू प्लेन शीट एंड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। और स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर 3 पार्ट्स हैं। इस प्लेन शीट में भी आपके बहुत सारे केसेस जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है उसको आप क्या करोगे कि आपने देख लिया, हेडिंग देख ली है एनसीईआरटी से, जितने भी डेरिवेशन वाली हेडिंग्स होंगी आपने देख ली है एनसीईआरटी से, लेकिन उसको समझने के लिए आप रेफरेंस बुक ले लो। तो दिस इज़ माय पॉइंट नंबर 3 कि आपने डेरिवेशन, चैप्टर की जो डेरिवेशन है जिसमें एनसीईआरटी में फार्मूला दिया हुआ है, आपने क्या करना है कि उसको आपने उतार लेना है कहाँ से, रेफरेंस बुक से। जो स्टेप, जिस रेफरेंस बुक को आप फॉलो कर रहे हो उसके स्टेप आपको पहले एक बार ओरल में क्लियर कर लेना है, ऑब्जर्व करके क्लियर कर लेना है, फिर आप उसको अपनी नोट कॉपी में उतार सकते हो, अलग नोट कॉपी में। आपने थ्योरी की नोट कॉपी अलग बनानी है, पतली बनाओ, आती है 20-25 रुपीज़ की जो छोटी छोटी सी कॉपीज़ आती है ना, उसमें बनाओ। हेडिंग डाल दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दूसरे में हेडिंग डालो डेरिवेशंस, ठीक है, और थर्ड एक रजिस्टर बनेगा जिसमें आप बनाओगे न्यूमेरिकल। तो ये 3 पार्ट में वैसे भी फ़िज़िक्स डिवाइड है। जब ये 3 पार्ट्स में कमांड हो जाता है ना तो फ़िज़िक्स अपने आप ही अपने होल्ड में आ जाती है, और फिज़िक्स को होल्ड में करना है आपको। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, थ्योरी पोर्शन का एक नोट कॉपी बनाना है जो एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को रीड करके आप बनाओगे। सेकेंड आपने क्या करना है कि आपने डेरिवेशन लिखनी है, और अगर एनसीईआरटी से आप फार्मूला देख लोगे और उस डेरिवेशन को आपने रेफरेंस बुक से अच्छे से देख के उसके स्टेप को डेरिवेशन लिख लेना है। जब आप फाइनल पेपर के लिए रेडी हो रहे होगे तो वो डेरिवेशन आपका जो डेरिवेशन नोट कॉपी होगी वो काम आएगी चैप्टर वाइज। नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में आपसे कहूँगी कि हमेशा एनसीईआरटी से करो। आपने न्यूमेरिकल क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स जो होते हैं न्यूमेरिकल्स के आपने वो करने हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको आप करो, खुद से लिख लिख करके करो।
न्यूमेरिकल कॉपी में जो रजिस्टर बना होगा दैट मस्ट बी द थिक रजिस्टर, क्योंकि वो पतले रजिस्टर से काम नहीं आने वाला, आपको थिक रजिस्टर बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। उस न्यूमेरिकल में रजिस्टर में आपने क्या करना है, चैप्टर हेडिंग डालनी है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। बिलीव मी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एक दूसरे से, एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से जितना वेरी करता है उतना आपकी किसी भी रेफरेंस बुक में वेरिएशन नहीं मिलेगा। आपको एक ही तरीके के 10 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप उसको प्रैक्टिस कह सकते हो, लेकिन उतनी प्रैक्टिस की एज सच आपकी स्टेज में 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार अगर आपने समझ लिया कि ये न्यूमेरिकल कैसे हो रहा है तो आपको वो दोबारा करने की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या आता है कि आपका एग्जाम्पल्स के बाद यहाँ पर जब आप जाओगे पीछे तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, सारी वैरायटी की न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में मिलते हैं। एक एक वैरायटी के आपके 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए हुए होते हैं। और यही चीज़ 9th-10th के क्लास के बच्चों के लिए भी है। जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक था तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए, ह्यूमन आई में भी थे, लाइट में भी हैं। तो जितने भी हैं उसमें एक्सरसाइज में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और बाद में न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं। तो फिज़िक्स विदाउट न्यूमेरिकल तो पॉसिबल नहीं होती है और इसी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ने बेस बनाया हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने होते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनको पता है, ये मान करके वो चलते हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है और अब वो अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो अप्लाई करने के लिए वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस डालते हैं। उसमें आपको स्पीड चाहिए, ऑब्वियसली उसके लिए अलग से प्रिपरेशन चाहिए। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए मैं बात नहीं करती, कंपटीशन के लिए आपको अभी मैं एग्जामिनेशन में कैसे, एग्जामिनेशन के पर्पज़ से कैसे एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक को फॉलो करना है, आई एम टेलिंग अबाउट दैट। क्लियर? सो एक्सरसाइज में जब आप जाओगे तो चाहे वो आपकी 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास की एक्सरसाइज हो, सब में न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग हो जाती है। 9th-10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। देन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है या आप कंपटीशन का एक माइंड लेकर के चल रहे हो कि कंपटीशन का हमें अपियर होना है, उसके लिए हमें अपने आप को रेडी करना है। ठीक है, एक स्टार्टिंग कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, जी के लिए मैं बात कर रही हूँ। जिन बच्चों को नहीं टारगेट करना है दैट इज़ ओके। जिनको टारगेट करना है वो 11th-12th क्लास की बुक में एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई होती है हर एक चैप्टर में। तो एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको जो मिलते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसको आप रेफरेंस बुक के हॉट्स से कंपेयर कर सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो जो रेफरेंस बुक में हॉट्स दिए होते हैं अगर आप उसको देखोगे और एनसीईआरटी में ये एडिशनल एक्सरसाइज देखोगे तो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे इंक्लूडेड मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर एक माइंड में ये लेकर के चल रहे हो कि मुझे 12th क्लास के बाद डायरेक्टली कंपटीशन के लिए रेडी होना है तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन को एक टारगेट लेकर के चल रहे हो या होम एग्जामिनेशन फाइनल एग्ज़ाम को एक टारगेट लेकर के चल रहे हो कि मुझे इसमें पास होना है और इसमें मैं पास होने की जो बात कर रही हूँ वो 11th क्लास के बच्चों के लिए कर रही हूँ। रिमेंबर दिस, 11th क्लास के बच्चों का टारगेट यही होता है क्योंकि 11th क्लास में जनरली हार्ड मार्किंग होती है फाइनल में भी और बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिल करके उनको 12th क्लास में प्रमोट किया जाता है। आपको जितने भी बच्चे हैं 11th क्लास के, उनको जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको ये आइडिया होगा कि 11th क्लास में फ़ाइनल में हार्ड मार्किंग होती है। फ़ाइनल क्या, इवन हाफ ईयरली में भी हार्ड मार्किंग होती है। इसलिए हार्ड मार्किंग होती है कि बच्चों को रेडी किया जा सके कि आपको मेहनत कितनी करनी है, कितना हार्ड वर्क करना है। क्लियर? तो अगर आप केवल फाइनल के एग्ज़ाम को टारगेट लेकर के चल रहे हो 11th क्लास में, 9th क्लास में और 10th एंड 12th में अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट लेकर के चल रहे हो तो ये एडिशनल एक्सरसाइज करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन रीड करके देखना एक बार। तो इसलिए इनको आप स्किप कर सकते हो वो बच्चे जो कि कंपटीशन का माइंड लेकर के नहीं चल रहे हैं। अभी जो बच्चे कंपटीशन का माइंड लेकर के चल रहे हैं कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर होना है, तो एक बार को अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए आपको डेफिनेटली इस एडिशनल क्वेश्चन पे आना चाहिए, एडिशनल एक्सरसाइज पे आना चाहिए और उसको आपको लगाना चाहिए। आप देख सको कि आप कैपेबल हो इन एक्सरसाइज को लगाने के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की नहीं।
9 10th के बच्चों के लिए मैं एडिशनल क्वेश्चंस के लिए एज सच नहीं कहूँगी। 9 10th वो क्लासेस हैं जहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होते हो। 10th इज़ ऑब्वियसली अ बोर्ड क्लास, लेकिन 10th में भी मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बस आपको क्या करना है, सिंपली NCERT फॉलो करते हुए, और आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देना है। एग्ज़ामिनेशन टाइम के कुछ टाइम पहले, लाइक 20 डेज़ और 30 डेज़, मीन्स 1 मंथ पहले, आप चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हो, आपने जो एवरग्रीन बुक होती है, एवरग्रीन ले सकते हो। ओसवाल की बुक आती है, आप उसकी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। मीन्स आपको एग्जामिनेशन में रेडी होने के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, इसलिए आप 1 मंथ पहले, 9 10th के बच्चे 1 मंथ पहले उन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, सो दैट दे मे कॉन्फिडेंट टू बीट द बोर्ड एग्जामिनेशन। अदरवाइज 9 10th के क्लास के बच्चों के लिए NCERT इज़ सफिशेंट थ्रू आउट द ईयर। 11 12th क्लास के बच्चों को क्या बताया मैंने, रिमेंबर दिस, मैं एक बार को रिकॉल कराना चाहती हूँ कि आपको 3 नोट कॉपी बनानी चाहिए। 1 नोट कॉपी द कंसाइज फॉर्म ऑफ योर नोट्स, 2nd नोट कॉपी फॉर द डेरिवेशन पर्पस, एंड द 3rd द बिग एंड थिक रजिस्टर फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो इतना अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के चलते हो तो मैं आपको इस चीज़ की डेफिनेटली गारंटी दिलाती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बूस्टअप होगा। इसका रिजल्ट मैं बता रही हूँ, आउटकम क्या आने वाला है। आपका सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको फिज़िक्स से डर नहीं लगेगा, पहला आउटकम। दूसरा आउटकम ये होगा कि आप कंपटीशन के लिए एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, आपका बेस स्ट्रांग हो रहा है, तो आप कंपटीशन डेफिनेटली कुछ और एडिशनल प्रैक्टिस के साथ में बीट करने के लिए कैपेबल हो। ये सेकंड आपका पॉइंट क्लियर होता है। और थर्ड वन कि आप जब ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन के बारे में सोचोगे, आफ्टर ग्रेजुएशन मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर डूइंग BTech, BSc और एनी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो ये उसके बाद सिविल सर्विसेज में, बेसिकली सिविल सर्विसेज, तो जो ये कंपटीशन है इनके लिए आप एक तरीके से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, यानी आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। और इस चीज़ से, ये जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया है कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, अभी खाली कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि आफ्टर BTech के लिए भी आप अपने आप को रेडी कर रहे हो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये आपको रियलाइज़ होगा अगर आप इस चीज़ को अभी से फॉलो करते हो। ये आपको रियलाइज़ होगा आज से कम 4-5 ईयर्स बाद। 11 12th क्लास के बच्चों को 4-5 ईयर्स के बाद ये रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत अच्छा किया था कि NCERT को मैंने प्रॉपरली रीड किया हुआ है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक। तो अगर आपने ये बुक नहीं ली है NCERT की बुक, तो आप अभी ले लो, परचेज़ करो, क्योंकि ये बुक आज की नहीं है, ये बुक 10 सालों तक आपके साथ में भी रहेगी ना, तो आपके काम आएगी, ठीक है। इस बुक को ले लो, साथ में 11 12th क्लास के बच्चे एक रेफरेंस बुक लो, और जब आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन टाइम आएगा या प्री बोर्ड आएगा 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो उस समय आप इस NCERT बुक को नहीं पढ़ोगे, आपने उस समय सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को लगाना होता है। तो क्वेश्चन बैंक लगाने से आपके पास प्रॉपर एक वे मिल जाता है एग्ज़ामिनेशन को बीट करने का। क्लियर? सो आई होप आई हैव गिवन everything, every knowledge related to NCERT book. It is a review of NCERT book, and I am sure that you will purchase NCERT book if you don't have, and you will follow it. Thank you.